हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर मोनू पर। लास्ट के लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू सेल बायोलॉजी, मतलब उसमें हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में चर्चा की थी। भाई पूरी सेल बायोलॉजी में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम सेल बायोलॉजी में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो कंप्लीटली एक सेल के बारे में होगा कि भाई किसने सबसे पहले कोशिका को खोजा था और केंद्र की खोज किसने की थी, न्यूक्लियस को किसने खोजा था और किस प्रकार इसकी डिस्कवरी हुई, और सेल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे सेल ओवरऑल होता किस प्रकार से, और सेल्स के जो टाइप्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स हो गया, यूकैरियोट्स हो गया, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हमारा रियल चैप्टर स्टार्ट होता है। जो लास्ट का लेक्चर जो रहा था वो एक तरह से बेसिक इंट्रोडक्शन था सेल्स के बारे में। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे कि प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब के सब जो होते हैं सेल से बने होते हैं। उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर जो होती है वो सेल से बनी होती है। तो आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि वो जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो सेल्स के द्वारा उनकी बॉडी बनी होती है, तो हम उन साइंटिस्टों के बारे में जानेंगे जिन्होंने ये बताने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से जो सेल्स होती है वो किस प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती है। ठीक है, तो जानते हैं भाई किसने सबसे पहले कोशिका को खोजा, मतलब सेल्स को किसने सबसे पहले खोजा था या किसने डिस्कवर किया था इसके बारे में, तो इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सबसे पहले सेल्स को जो देखा था वो देखा था रॉबर्ट हुक ने। किसने देखा था? ही वॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द सेल्स फर्स्ट टाइम इन 1665। 1665 में इन्होंने देखा एक मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उसके आकार की इन्होंने ऑब्जर्व किया कि उसके आकार की सेल्स को इन्होंने देखा। तो मतलब इन्होंने पूरी क्लियर जानकारी नहीं दी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, जो कॉर्क होती है, बोतल की जो कॉर्क होती है उसके अंदर डेड सेल्स को देखा था, डेड सेल्स को देखा था। ठीक है, तो रॉबर्ट को सबसे पहला जो क्रेडिट जाता है फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय दी रॉबर्ट हुक। ठीक है, अब बात करते हैं कि लिविंग सेल्स को किसने देखा था। इन्होंने तो किसको देखा था? डेड सेल्स को देखा था। उसके बाद देखते हैं एंटोइन लीवेनहॉक जो थे, ये ऐसे साइंटिस्ट थे इनके पास इनका खुद का अपना माइक्रोस्कोप था। ठीक है, इन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप डेवलप कर लिया था। तो इन्होंने क्या किया, लिविंग सेल्स को देखा था। ठीक है, तो कौन सी ईयर में देखा था? 1674 में। 1674 में एंटोइन लीवेनहॉक इन 1674 फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड द लाइव सेल। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइव सेल को इन्होंने डिस्क्राइब किया था। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि जो न्यूक्लियस होता है, आपको हम बताएंगे जैसे एक सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस अगर जिसमें प्रेजेंट होता है उसको यूकैरियोटिक बोलते हैं, और जिसमें एब्सेंट होता है उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। तो ये चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अभी आप ये जान लीजिए कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, मिडिल में जो न्यूक्लियस है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी की थी इन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ओके, डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। फाइन, अब बात करते हैं कि जब इनके बारे में हमको पता चला कि इन 1665 में रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल और लिविंग सेल्स को एंटोइन लीवेनहॉक ने खोजा था। उसके बाद में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जो सेल्स होती हैं वो प्लांट और एनिमल की बॉडी को फॉर्मेशन करने, मतलब दोनों के शरीर को बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया, कुछ सेल थ्योरीज दी। बस सेल्स जो थ्योरीज दी उनके आधार पर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो उनका जो बॉडी फॉर्मेशन होता है वो किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो देयर वर टू साइंटिस्ट, एमजे स्लाइडेन एंड स्वान। ठीक है, एमजे स्लाइडेन एंड स्वान इन 1838 एंड 9। तो स्लाइडेन जो थे वो बॉटनिस्ट थे और स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। आई थिंक जो स्लाइडेन जो थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे और जो स्वान थे वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, ब्रिटिश के थे ये जर्मन के थे। इन्होंने क्या किया, टुगेदर क्या दिया, सेल थ्योरी दी। क्या दिया था? सेल थ्योरी प्रोवाइड की थी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेल थ्योरी प्रोवाइड की थी। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स एंड द सेल्स प्रोडक्ट। मतलब जितने भी जंतु और
पादप जो होते हैं, मतलब जितने भी एनिमल एंड प्लांट्स जो होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो सेल्स से बनी होती है या उनके प्रोडक्ट से बनी होती है। लेकिन इन्होंने क्या किया था, ये इस बात को बताने में असमर्थ थे कि किस प्रकार से जो नई सेल्स किस प्रकार से बनती है। ठीक है, जो कोई भी ह्यूमन बॉडी होती है, फिर एनिमल बॉडी होती है, प्लांट बॉडी होती है, उसमें इन्होंने ये बताने में असमर्थ रहे थे कि किस प्रकार से नई सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस चीज को जो बताया था वो बताया था 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने 1885 में एक स्टेटमेंट दिया था, जिसका मतलब ये होता है ओमनी सेलुला ई सेलुले। ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एमसीक्यूज आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओमनी सेलुला ई सेलुले, इसका मतलब होता है कि जो सेल्स होती है वो पहले से प्रेजेंट सेल से डिवाइड होती है। मतलब इन्होंने कहा कि न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब जो नई कोशिकाएं बनेंगी वो पहले से उपस्थित जो सेल्स होती हैं उनके द्वारा ही डिवाइड होती है। ठीक है, तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। अब ये जो सब चीजें होती हैं वो किस प्रकार से, किस वजह से पॉसिबल हो पाए, क्योंकि उस समय फिर इन्वेंशन हो गया था माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन की वजह से क्या थी, इसकी डिटेल स्ट्रक्चर हम जान पाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं एक शॉर्ट में बता देता हूं कि सबसे पहले सेल डिस्कवर किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में, लेकिन डेड सेल्स को किया था, नॉट लिविंग सेल। लिविंग सेल को डिस्कवर किया था इन 1674 में एंटन वॉन लीवेनहॉक ने किया था, और 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किसको खोजा था, न्यूक्लियस को खोजा था। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम चर्चा करते हैं, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से जो एक सेल्स होती है वो उसकी साइज क्या होती है और किस प्रकार की शेप होती है। तो मैं आपको एक जनरल बात बता देता हूं कि जो सेल्स जो होती हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था, 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं, पहले टाइप के होते हैं यूनिसेलुलर। कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर। और सेकेंड टाइप के जो होते हैं उनको बोलते हैं मल्टीसेलुलर। ओके, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर मतलब क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म हु आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, दैट इज कॉल्ड एज द यूनिसेलुलर। द ऑर्गेनिज्म हु आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, दैट इज कॉल्ड एज द मल्टीसेलुलर। ओके, तो आपको ये पता चल गया होगा कि जो सेल्स का साइज होता है वो सिंगल सेल से लेके मल्टीपल सेल्स की तरफ होता है। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म जो हो सकता है वो सिंगल सेल का भी हो सकता है और मल्टीपल सेल्स का भी हो सकता है, जैसे कि हाथी है। ठीक है, तो वो इस प्रकार से क्या हो सकता है कि जो सेल्स का साइज है वो बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, और डेफिनेटली मैं ये चीज बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर कि किस प्रकार जो सेल्स का साइज होता है वो किस प्रकार से डिफरेंट होता है, एक ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे जो छोटी सेल होती है, ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 लेते हैं। पहले सेल की साइज को लेते हैं। ठीक है, सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। वेरी गुड। देखो सेल क्या होती है, अपने आकार में भी डिफरेंट होती है और अपनी एक्टिविटीज में डिफरेंट होती है। जैसे कि हमारी बॉडी में क्या होता है, नर्व सेल्स जो होती है वो हमारे जो मैसेज होते हैं, मान लीजिए जो मैसेज होते हैं, इंपल्स होते हैं, उनको वन सेल से अनदर सेल्स में ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। उस प्रकार हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो ऑक्सीजन को लाने और ले जाने का कार्य करती है। तो सबका जो कार्य होता है वो अलग अलग होता है, उनकी साइज भी अलग अलग होगी। ठीक है, जैसे नर्व सेल्स क्या होती है, लंबी होती है, और जो आरबीसी हो गई वो थोड़ा राउंड शेप में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि सेल्स जो होती हैं उनका साइज भी डिफरेंट होता है अपने अपने काम के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज अलग अलग है। इस वजह से क्या होता है, उनका काम भी अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखिए माइक्रोप्लाज्मा जो होती है, इट इज द स्मॉलेस्ट सेल विच इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ओके, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, माइक्रोप्लाज्मा होती है। ठीक है, और उसका साइज कितना होता है, 0.3 mm। ओके, 0.3 mm इन लेंथ होती है। ठीक है, एंड बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो 3 to 5 mm होता है। ठीक है, माइक्रोमीटर में होता है, आई थिंक माइक्रोमीटर में होता है। ठीक है, और लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल जो होती है एग ऑफ ऑस्ट्रिच होती है। क्या होती है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, मतलब शतुरमुर्ग का जो अंडा होता है अब तक की देखी गई सबसे बड़ी सेल होती है। और लॉन्गेस्ट जो लंबाई में जो सबसे बड़ी सेल होती है
ये जो ये mm की जगह माइक्रोन करना बेटा, माइक्रोन, ओके, माइक्रोन, दिस साइज आर इन दी माइक्रोन, ओके। तो लार्जेस्ट सेल जो होती है वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच होती है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो होता है वो सबसे बड़ी लंबी सेल्स होती है, मतलब सबसे बड़ी सेल्स है अब तक की। और जो लॉन्गेस्ट सेल होती है वो नर्व सेल होती है। तंत्रिका कोशिका जो होती है वो लॉन्गेस्ट सेल के अंदर आती है। और ह्यूमन रेड ब्लड सेल का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 7 माइक्रोन होता है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बोला था जो शेप होती है सेल की, मतलब जो आकार होता है, ये तो क्या होगी, साइज हो गई। सबसे छोटी कौन सी होगी, माइक्रोप्लाज्मा होगी। उसके बाद जो शेप होती है वो अलग अलग होती है, जैसे कि ये क्या हो सकती है, डिस्क लाइक भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, पोनीगोनल मतलब बहुकोणीय हो सकती है, और आयताकार भी, कोलमनर भी हो सकती है, क्यूबॉइड हो सकती है, ठीक है, एंड थ्रेड लाइक हो सकती है, इवन इरेगुलर मतलब अनियमित शेप की भी हो सकती है। तो इनका जो सेल्स का जो सेल होता है, सॉरी, सेल्स का जो साइज होता है और शेप जो होता है इनके वर्क के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज सीखने को मिली कि किस प्रकार जो सेल्स होती है वो किस प्रकार से एक दूसरे से डिफरेंट होती है। अब बात करते हैं कि सेल्स के टाइप कितने होते हैं। मैंने आपको बताया था सेल्स के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं एंड मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। यूनिसेलुलर जो होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं, और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक से ज्यादा कोशिकाओं के बने होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2 टाइप की सेल्स होती हैं। पहली होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक्स में ऐसे क्या लक्षण होते हैं जिस वजह से वो यूकैरियोटिक से डिफरेंट होती हैं, जैसे कि हम हमारा एग्जांपल लेते हैं। आपको मैं बता देता हूं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो सिंगल सेलुलर सेल्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि मोनेरा किंगडम में जितनी भी सेल्स आती हैं सब प्रोकैरियोटिक होती हैं, ओके। उनके एग्जांपल होते हैं बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया एंड साइनोबैक्टीरिया हो गया। दीज आर दी सेल्स completely known as the prokaryotic cells. The examples are bacteria, cyanobacteria and the mycoplasma. These are the prokaryotic organism. Okay? अब यूकैरियोटिक में कौन कौन आ गए, प्लांट्स आ गए, फंगाई आ गए और एनिमल्स आ गए, ठीक है। हम भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो गए, ओके। तो इसमें आप दोनों की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर हम एक डिफरेंस पैदा करेंगे। दोनों सेल्स के अंदर हम डिफरेंस पैदा करेंगे किस प्रकार से जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है वो यूकैरियोटिक सेल से किस प्रकार से डिफरेंट होती है, ठीक है। ऐसा क्या डिफरेंट होता है दोनों के अंदर वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि ये एक बैक्टीरिया है, सॉरी यहाँ पर क्या है कि आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कि ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। और ये एक यूकैरियोटिक सेल है, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ये एक बैक्टीरिया है और ये क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है, ओके। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, हम दोनों के बीच में अंतर पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं और यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं, दोनों के बीच में अंतर पढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये जो न्यूक्लियस है, यहां पर जो न्यूक्लियस है, क्या आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, नहीं। तो सबसे पहली डेफिनेशन ये होती है, इन दी प्रोकैरियोटिक सेल्स मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं कि इनमें क्या होता है कि जो इनका डीएनए जो होता है वो बिल्कुल साइटोप्लाज्म जो होगा उसके अंदर बिल्कुल बिखरा हुआ पड़ा रहता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो होता है उनके अंदर बिखरा हुआ पड़ा रहता है। और यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया एंड प्लास्टिड हो गया, गोल्गी अपैरेटस हो गया, ठीक है ना, एंड सेंट्रियोल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स होते हैं जो स्पेशली किस में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। तो अनदर डिफरेंस क्या हो गया, दूसरा डिफरेंस क्या हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में हो गया कि जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होती हैं, सेल ऑर्गन्स होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड
सेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, मतलब जो सेल ऑर्गन्स भी होते हैं उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन्स भी होती है, ठीक है, सेपरेट सेपरेट, सबका वर्क अलग अलग होता है। मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास ली थी सेल बायोलॉजी के अंदर उसमें बताया था सिलेबस के अंदर कि हम सारे टॉपिक सेल्स के बारे में कवर करने जा रहे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, these are the all cell organs which we will cover in the coming lectures। ओके तो हम क्या करेंगे कि सब चीज़ों को एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर हम दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में अंतर समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर क्या है कि ये उसकी लेयर है, मान लीजिए इसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लूकोज सब होती है, ठीक है, इनके पास प्रोटेक्टिव लेयर होती है, यहाँ फ्लैजिला होती है, ठीक है, फ्लैजिला आप यूकैरियोटिक में देख सकते हो। फिर इसके बाद में इसका जो डीएनए होता है बिल्कुल साइटोप्लाज्म बिल्कुल बिखरा हुआ पड़ा रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, मेन डिफरेंस होते हैं, ठीक है। अब हम दोनों के बीच में डिफरेंस पैदा करेंगे, दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या क्या है। ओके तो आप यहाँ पर एक आइडिया आपको मिल गया होगा कि प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है बेटा, प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर जो डीएनए होता है बिल्कुल उसके जो साइटोप्लाज्म में बिल्कुल बिखरा हुआ पड़ा रहता है, मतलब कोई भी उसके अंदर स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होता जिसके अंदर पड़ा रहता है, मतलब साइटोप्लाज्म वो बिखरा हुआ रहता है। उसी टाइप में क्या होता है बेटा, यहाँ पर उसी टाइप में यहाँ पे होता है कि यहाँ पर जो सारे जो डीएनए होता है उसके अंदर उसके जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर पाई जाती है प्लाज्मिड, जो कि डीएनए की तरह ही होती है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, वो एक्स्ट्रा होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरिया में, जो कि किसमें एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं कि दोनों के बीच में अगर डिफरेंस करें तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से किस प्रकार से अलग होते हैं, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ रही है? अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो, आपका जो भी क्वेश्चन होगा मैं उसका डेफिनेटली आंसर दूंगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना इसको शेयर कीजिए। आप अपने जो भी 12th 11th साइंस बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बीच में लेक्चर को आप शेयर कर सकते हैं, जिनको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं और भी अच्छी क्लासेज में नेक्स्ट लेक्चर्स में लेके आऊंगा जिससे आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मेन डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैंने आपको पहली बात बताई थी। पहली बात क्या बताई, सबसे पहली बात ये होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में सबसे पहला डिफरेंस होता है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है बेटा वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, और यहाँ क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स आर एब्सेंट, क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। दूसरा अंतर ये हो गया। तीसरा अंतर क्या होता है, डीएनए इज इन नेक्ड फॉर्म, मतलब बिल्कुल खुला हुआ डीएनए पाया जाता है, कोई न्यूक्लियस कोई क्रोमोसोम्स नहीं होते इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है, डीएनए क्या होता है, बिल्कुल नेक्ड फॉर्म में होता है। वहीं यहाँ पर बात करिए डीएनए किस में प्रेजेंट होता है बेटा, क्रोमोसोम। डीएनए किस में प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, 70S टाइप के होते हैं। इसके जो राइबोसोम है उनको बोलते हैं 70S टाइप राइबोसोम, और यहाँ के जो राइबोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, 80S टाइप ऑफ राइबोसोम, ठीक है। इनके बारे में 1 by 1 पढ़ेंगे। जितने भी हमने सिलेबस में हमने फर्स्ट लेक्चर में देखे थे, आपको इंट्रोडक्शन टू सेल बताया था मैंने, उसके अंदर पूरे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था कि किस किस तरीके से हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले सेल्स के बारे में लिया, तो सेल्स के बारे में डिस्कस किया कि किसने सबसे पहले सेल्स को खोजा था। उसके बाद में न्यूक्लियस को बारे में जाना कि न्यूक्लियस किसने खोजा था। उसके बाद हम देखा लिविंग सेल्स किसने खोजा, और फिर बाद में हमने डिस्कस किया कि जो सेल्स की साइज और शेप होती है बिल्कुल अलग अलग ही हो सकती है, और क्योंकि उनकी वर्क अलग होते हैं, उनके वो मतलब एक्टिविटीज सारी कुछ अलग होती है, इस वजह से उनके क्या होते हैं, साइज और शेप में भी डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि सेल्स के जो टाइप होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक हो गया और एक यूकैरियोटिक हो गया। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोकैरियोटिक की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है, और जबकि जो सेल वॉल जो होती है किसकी, प्लांट सेल की,
वो कंपोज होती है सेलुलोज की, मतलब प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। यहाँ पर किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। आपको एक बात बता देता हूँ मैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो एग्जांपल्स होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया और साइनोबैक्टीरिया हो गया, ठीक है, ये आते हैं। उसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल के जो एग्जाम्पल होते हैं बेटा, ये कौन कौन से हो गए? फंगाई हो गया, ठीक है, प्लांट्स हो गए, और क्या हो गए? एनिमल्स हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन दी प्लांट एज वेल एज इन फंगाई ऑल्सो, ठीक है। तो दोनों में क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल में, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। इस वजह से क्या बोला हमने? सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स, इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स ओनली इन द प्लांट सेल्स कंपोज्ड ऑफ द सेलुलोज। समझ में आ गया? तो प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है, यहाँ पर सेलुलोज की बनी होती है, यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन बनी होती है, ठीक है। अब देखो, द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज द प्रोकैरियोट, मतलब जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे बैक्टीरिया, ये सारे क्या कहलाते? प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं, जिनमें सेल्स होती है उस प्रकार से होते हैं। तो एग्जांपल क्या हो गया? बैक्टीरिया हो गया, और आप माइकोप्लाज्मा में लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और फंगाई हो गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने जाना कि सेल्स जो होती हैं उसको किसने डिस्कवर किया, उसके बाद में जो सेल्स का साइज और शेप होता है वो क्या होता है, और मेन जो होता है कि सेल्स के डिफरेंस हमने देखे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, और दोनों के बारे में डिटेल में जाना। आज के लिए इतना ही, और बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। और प्लीज़ अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।